अब तक की कहानी में सलोनी ने चेतन को धक्का दिया, जिससे उसका सर फट गया और हॉस्पिटल लाते वक्त उस शैतान ने प्रकाश जी पर भी कब्जा कर लिया। किसी भी तरह काकू दादा वहां से गाड़ी निकलवा कर ले आए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि चेतन की हालत गंभीर है। होश आने पर प्रकाश जी काकू दादा जी से पता लेकर हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने बताया कि सलोनी घर पर नहीं है। अब कहानी आगे। सभी लोगों के समझाने पर अनीता जी और किशोर जी घर जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही अनीता जी और किशोर जी बाहर हॉस्पिटल के गेट पर आए, अनीता जी जोर से चिल्लाई, सलोनी। अनीता जी की आवाज़ सुनकर काकू दादा और प्रकाश जी भी जल्दी से दौड़े। कुणाल भी धीरे धीरे आया। किशोर जी बोले, क्या हुआ अनीता, तुम सलोनी क्यों चिल्ला रही हो और सलोनी यहाँ कैसे आई? अनीता जी अटकते हुए बोली, वो वहाँ मैंने सलोनी को देखा अभी। किशोर जी सब तरफ अपनी नज़रें घुमाते हुए बोले, यहाँ कोई नहीं है, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। इतने में ही काकू दादा और प्रकाश जी भी वहाँ आ गए और काकू दादा बोले, क्या हुआ बहू, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो तुम? अनीता जी घबराते हुए बोली, काकू दादा वो वहाँ मैंने अभी सलोनी को देखा। काकू दादा बोले, पहले तो बेटा शांत हो जाओ, गहरी सांस लो और बताओ क्या हुआ, क्या देखा तुमने? अनीता जी गहरी सांस लेते हुए बोली, काकू दादा मैंने अभी सामने वाली बाउंड्री पर देखा, सलोनी वहाँ बैठी हुई थी। काकू दादा बाहर की ओर आए और चारों ओर अपनी नज़र घुमाते हुए बोले, अभी तो यहाँ कोई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है तुम लोगों का अकेले घर जाना ठीक नहीं है। प्रकाश जी एक काम करो, तुम भी इन लोगों के साथ घर चले जाओ। प्रकाश जी बोले, पर काकू दादा अगर यहाँ आपको मेरी ज़रूरत हुई तो? कुणाल बोला, अंकल काकू दादा सही कह रहे हैं, आप अंकल आंटी को घर छोड़कर आइए, तब तक हम यहाँ हैं। प्रकाश जी बोले, काकू दादा अगर उस शैतान ने फिर से मुझ पर कब्जा कर लिया तो? काकू दादा कुछ सोचते हुए बोले, हाँ ये बात भी सही है तुम्हारी। फिर एक काम करो प्रकाश, तुम यहीं रुक जाओ, मैं इनके साथ जाता हूँ। कुणाल घबराते हुए बोला, पर काकू दादा आपके पीछे उस शैतान ने यहाँ कुछ किया तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, और प्रकाश अंकल पर फिर से कब्जा कर लिया तो? कुणाल की बात सुनकर काकू दादा भी सोच में पड़ गए। तभी अनीता जी एक बार फिर चिल्लाई, काकू दादा वह देखो, सामने सलोनी खड़ी है बाउंड्री पर। अनीता जी की बात सुनते ही सबने अपनी नज़र जल्दी से बाउंड्री की ओर दौड़ाई और उन्होंने वहां देखा, वहां एक परछाई बाउंड्री पर खड़ी थी जो हूबहू सलोनी लग रही थी। सभी लोग जल्दी से दौड़कर बाउंड्री के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा सलोनी अपना एक पैर बाउंड्री पर और एक पैर आगे की ओर बढ़ाकर खड़ी थी। सलोनी को ऐसे खड़ा देख काकू दादा बोले, सलोनी बेटा यहाँ क्या कर रही है? काकू दादा की तरफ देखकर सलोनी हंसते हुए बोली, क्यों डर गया तू काकू दादा? तुझे क्या लगता है, हाँ मैं तेरी बहू को मार दूंगा यहाँ से छलांग लगाकर, और फिर मैं ले जाऊंगा अपनी दुल्हन को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ, और तू कुछ नहीं कर पाएगा। सलोनी की बात सुनकर अनीता जी चिल्लाते हुए बोली, नहीं बेटा सलोनी, ऐसा मत करना, अगर तुझे कुछ हो गया तो चेतन का क्या होगा? देख क्या हाल हो गया है उसका, अंदर लेटा है हॉस्पिटल में, डॉक्टर भी अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। अनीता जी की बात सुनकर सलोनी जोर से ताली बजाकर हंसते हुए बोली, मरेगा मरेगा तेरा बेटा, मैं मार दूंगा उसे, उसने मेरी दुल्हन को अपनी बीवी कहा था ना, जान से जाएगा वो। काकू दादा बहुत गौर से सलोनी की ओर देख रहे थे। तभी काकू दादा की नज़र
सड़क पर थोड़ी दूर पीपल के पेड़ के नीचे बने छोटे से हनुमान जी के मंदिर पर पड़ी। काकू दादा ने सबको इशारा करते हुए अपने पीछे आने के लिए कहा और सभी लोग मंदिर के पास पहुँचे। चप्पल उतार कर पेड़ के पास बने चबूतरे पर बैठ गए। काकू दादा और सब बाकी लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। थोड़ी देर बाद काकू दादा ने आँख खोली और वहाँ मंदिर के गेट पर बंधे कुछ धागों को खोलकर सबको बारी बारी करके सबकी कलाई में बांध दिया और सबके तिलक लगाकर बोले, इस धागे को अपने हाथ से मत खोलना और अभी वो शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। और प्रकाश, तुम अब इनके साथ जाओ और सुबह यहाँ आ जाना। मैं तुम्हें बता दूंगा, कुछ सामान लेकर आना है। इतना कहकर वे सभी लोग चबूतरे से नीचे उतर आए। तभी अनीता जी बोली, काकू दादा सलोनी तो वहीं पर है, अगर उसने कुछ कर दिया तो? काकू दादा बोले, कुछ नहीं कर सकता, अभी वह बस डरा रहा है और तुम फिक्र मत करो, सलोनी को कुछ नहीं होगा। कुणाल इधर उधर देखते हुए बोला, भाभी कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। काकू दादा बोले, बेटा वो बस एक छलावा था, वो शैतान हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, सलोनी घर पर ही होगी। प्रकाश जी बोले, पर काकू दादा जब मैं आया था तब सलोनी वहाँ नहीं थी। काकू दादा बोले, बेटा वो शैतान तुम्हें गुमराह कर रहा था, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया हो। लेकिन यह बताओ, तुमने उसे मेरे कमरे में देखा था? प्रकाश जी सोचते हुए बोले, नहीं, लेकिन वो आपके कमरे में तो जा ही नहीं सकता ना। काकू दादा हंसते हुए बोले, यही तो तुम नहीं समझे कि वह क्या कर सकता है। वह मेरे कमरे में गया अभी और उसने वहाँ मांस खाकर उसे अपवित्र कर दिया है, इसीलिए तुमसे पूजा का सामान मंगवा रहा हूँ। और अनीता, जाकर घर की सफाई करना, पहले पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर तब अखंड ज्योत जलाना। अब तुम लोग जाओ। काकू दादा की बात सुनकर सभी लोग घर की ओर निकल गए। कुणाल और काकू दादा वहीं हॉस्पिटल में रह गए। कुणाल बैठे बैठे झपकी लेता। जब भी उसकी आंख खुलती वह देखता काकू दादा आंख बंद करके एक माला का जाप किए जा रहे थे और धीरे से एक नज़र शीशे से चेतन की ओर डालता। ऐसे ही झपकियाँ लेते लेते कब सुबह हो गई कुणाल को पता ही नहीं चला। हॉस्पिटल में जब चहल पहल हुई तब उसकी आंख खुली। आंख खुलते ही उसने देखा सुबह के 10 बज चुके थे और काकू दादा वहाँ नहीं थे। कुणाल काकू दादा को वहाँ न देख परेशान हो गया। काकू दादा को देखते देखते कुणाल बाहर पार्क तक पहुँचा। वहाँ उसने देखा काकू दादा और प्रकाश जी किसी एक और आदमी से बातें कर रहे थे जो कि काकू दादा की उम्र का था, जो कि व्हील चेयर पर बैठा हुआ था और उनके चेहरे देखकर लग रहा था जैसे वो बहुत परेशान हो और किसी गंभीर विषय पर बातें कर रहे हों। उनके हाव भाव का अंदाज लगाते हुए कुणाल अपने आप से बोला, यह अंकल कौन है और इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा और इतनी सीरियस बातें क्या कर रहे हैं ये लोग। धीरे धीरे कुणाल काकू दादा के पास पहुंचा और बोला, काकू दादा आप यहाँ बैठे हैं? मैं तो डर गया था आपको वहाँ पर ना देखकर। और यह अंकल कौन है? काकू दादा मुस्कुराते हुए खड़े हुए और बोले, बेटा एक काम करो तुम घर जाओ। कुणाल एकदम बच्चों की तरह बोला, नहीं काकू दादा, मैं घर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। मैंने आपसे कल ही कहा था ना, मैं यहीं रहूंगा जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। काकू दादा हंसते हुए बोले, अरे तुम तो ऐसे जिद कर रहे हो बच्चों की तरह। एक काम करो घर जाओ, घर जाकर नहा धोकर फिर यहाँ आना और ये लो, यह ताबीज़ है, अपने गले में पहन लो। चाहे कुछ भी हो जाए उतारना मत। पहले की तरह कोई बचपना या कोई नादानी मत करना। कुणाल जल्दी से ताबीज़ लेकर पहनते हुए बोला,
बिल्कुल भी नहीं काकू दादा। अब मुझे पता चल गया है कि भूत भी होते हैं और कैसे होते हैं देख भी लिया मैंने। कुणाल की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़े। तभी कुणाल फिर से बोला, काकू दादा ये अंकल कौन है जो व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं? काकू दादा बोले, मैं सब बताऊंगा, पहले घर जाओ और एक काम करना, उधर से लौटते वक्त अनीता, छवि और किशोर को भी लेते आना। कुणाल इससे पहले कुछ और पूछता। काकू दादा बोले, सब्र रखो सब्र, तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मैं दूंगा, पहले तुम्हें जो कहा है वह करके आओ। काकू दादा की बात सुनकर कुणाल चुपचाप अपने घर की ओर निकल गया। उधर से लौटते वक्त कुणाल जब छवि के घर पहुंचा तो उसने देखा घर के सभी लोग मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा कर रहे थे। कुणाल भी चुपचाप जाकर मंदिर में बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब हनुमान चालीसा खत्म हो गई तब कुणाल को देख अनीता जी बोली, अरे कुणाल बेटा तू कब आया और चेतन कैसा है और तू कैसा है बेटा? कुणाल बोला, आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और भैया भी ठीक हैं। काकू दादा ने कहा था कि मैं आप सबको अपने साथ ले जाऊं उनके पास। किशोर जी बोले, हाँ बेटा फ़ोन आया था काकू दादा का, हम सब लोग तैयार हैं, तुम इंतज़ार करो, मैं ज़रा कुछ सामान लेकर आता हूँ। कुणाल छवि की ओर देखते हुए बोला, हाय छवि कैसी है तू? छवि कुणाल की ओर देख बूझी सी मुस्कान से बोली हाय और चुप हो गई। कुछ और कहने की हिम्मत फिर कुणाल की हुई नहीं। कुणाल धीरे से जाकर अनीता जी के कान में बोला, आंटी भाभी कहाँ हैं? अनीता जी बोली, बेटा गाड़ी में बैठो फिर सब बताती हूँ। किशोर जी के आने के बाद सभी लोग हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। तब रास्ते में अनीता जी बोली, सलोनी अपने कमरे में ही सो रही थी। कुणाल बोला, पर आंटी भाभी तो ऊपर सो रही थी और आपने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, कोई घर में चोर घुस गया तो? अनीता जी बोली, यह सब मुझे नहीं पता, काकू दादा ने जो कहा वह मैंने कर दिया। थोड़ी देर बाद सभी लोग हॉस्पिटल पहुँचे। गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले अनीता जी और किशोर जी चेतन को देखने गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी अपनी रिपोर्ट लेकर आ गए। किशोर जी घबराते हुए बोले, डॉक्टर साहब मेरा बेटा कैसा है? डॉक्टर साहब किशोर जी को दिलासा देते हुए बोले, अभी वह खतरे से बाहर है, लेकिन उसे होश कब तक आएगा ये हम नहीं कह सकते। डॉक्टर की बात सुनकर घरवाले एक तरफ खुश थे और दूसरी तरफ परेशान भी थे। अनीता जी बोली, बेटा काकू दादा कहाँ हैं? कुणाल बोला, यही होंगे, चलिए मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। सभी लोग पार्क में काकू दादा के पास आए। जैसे ही सबने व्हील चेयर पर बैठे उस शख्स को देखा सभी लोग हैरान रह गए। किशोर जी और अनीता जी एकदम से उनके कदमों में बैठते हुए बोले, पुजारी जी आप ठीक हैं? और ये चमत्कार कब हुआ? आपने हमें बताया क्यों नहीं? कहते हुए दोनों की आंखों में आंसू भर आए। पुजारी जी दोनों के सर पर हाथ रखते हुए बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बच्चों, तुम लोग संभालो अपने आप को। मैं जानता हूँ तुम जिन हालातों से गुजर रहे हो और ये चमत्कार कैसे हुआ ये तो अपने काकू दादा से ही पूछो, उनकी ही मेहरबानी है ये तो। काकू दादा चुपचाप खड़े मुस्कुरा रहे थे। अनीता जी और किशोर जी काकू दादा की ओर देखकर बोले, काकू दादा आपने ये सब कुछ किया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रकाश जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं बताता हूँ आपको भाई साहब सब कुछ है। दरअसल काकू दादा और मैं जो दिन भर घर से बाहर रहा करते थे उसमें से आधा वक्त तो काकू दादा और मैं मंदिर में रहते थे और उसके बाद बचा हुआ वक्त हम लोग पास ही के जंगल में निकल जाते थे जड़ी बूटियाँ ढूंढने के लिए। काकू दादा ने ही उन जड़ी बूटियों से पुजारी जी का इलाज किया है। काकू दादा हर रोज पुजारी जी के यहाँ आकर जड़ी बूटी का लेप लगाते थे उनको, और आज उनका चमत्कार है जो पुजारी जी हमारे सामने बैठे हैं। पुजारी जी बोले, बेटा एक काम करो,
यहाँ से थोड़ी ही दूर मेरे एक जान पहचान का घर है। अभी वहाँ कोई नहीं है, तो तुम लोग सामान लेकर वहीं जाओ। जब हम तुमसे कहेंगे जब तुम घर जाना। अनीता जी बोली, पर पुजारी जी सलोनी घर पर अकेली है और घर का दरवाज़ा खुला है। पुजारी जी बोले, तुम उसकी फिक्र मत करो, मेरा एक आदमी वहाँ चला गया है। वहाँ पर ज़रूरी है किसी ना किसी का होना और अखंड दिए का जलना बहुत ज़रूरी है। अब तुम लोग जाओ और वहाँ आराम करो। सभी लोग वहाँ चले गए। पुजारी जी और प्रकाश जी भी उनके साथ चले गए। हॉस्पिटल में सिर्फ कुणाल और काकू दादा ही बचे थे। कुणाल काकू दादा से सारे सवाल करने लगा और काकू दादा हंसते हुए उसके सारे सवालों के जवाब दे रहे थे। धीरे धीरे शाम हो चली थी। काकू दादा और कुणाल बैठे ही थे कि तभी डॉक्टर घबराते हुए काकू दादा के पास आए और लंबी लंबी सांस लेने लगे। डॉक्टर साहब को ऐसे घबराता देख काकू दादा जल्दी से उठकर खड़े हुए और बोले, डॉक्टर साहब क्या हुआ? डॉक्टर साहब अभी भी लंबी लंबी सांसें लिए जा रहे थे और काकू दादा की ओर इशारा करते हुए अपने पीछे आने को कहा। काकू दादा और कुणाल डॉक्टर साहब के पीछे पीछे चलने लगे। कुणाल पीछे से आवाज़ लगाते हुए बोला, डॉक्टर अंकल क्या हुआ? और पहले आप रिलैक्स कीजिए फिर बताइए। डॉक्टर साहब 2 मिनट के लिए रुके और गहरी लंबी सांस लेकर सांस छोड़ते हुए बोले, बाहर रिसेप्शन पर आपकी एक लेडी आई हुई है। पूछने पर पता लगा कि वो आपके पोते की पत्नी है और वो आपके बेटे को ले जाने की धमकी दे रही है। हमने उससे कहा पहले हम आपसे सलाह मशवरा लेंगे, तो उसने हमारी एक सिस्टर को थप्पड़ मार दिया और जब हमने सिक्योरिटी बुलवा कर उन्हें साफ साफ मना किया तो उन्होंने हमारे एक सिक्योरिटी बॉय के ऊपर हमला कर दिया। यह बात सुनकर काकू दादा और कुणाल दोनों घबरा गए और जल्दी से डॉक्टर साहब से चलने के लिए बोले। काकू दादा चलते चलते बोले, बेटा वो लड़का ठीक तो है? ज़्यादा चोटें तो नहीं आई उसे? डॉक्टर साहब लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए बोले, जी अंकल उसकी पट्टी कर दी है, अब ठीक है वो। कुणाल पीछे से बोला, पट्टी कर दिया है मतलब ऐसा क्या मार दिया उनके? डॉक्टर साहब बोले, सिस्टर किसी पेशेंट की मरहम पट्टी कर रही थी, उन्हीं की प्लेट से उठाकर आपकी बहू ने उस लड़के के हाथ पर चाकू से वार कर दिया, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी। काकू दादा और कुणाल जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। डॉक्टर साहब भीड़ से सबको अलग करते हुए बोले, जाइए जाइए, आप लोग अपना काम करिए। काकू दादा बोले, बेटा हमारी बहू कहाँ है? डॉक्टर साहब पीछे की तरफ हाथ से इशारा करते हुए बोले, अरे अंकल वो तो रही आपकी बहू आपके सामने, समझाइए और उन्हें अपने घर वापस भेज दीजिए। डॉक्टर साहब के इशारा करने पर कुणाल और काकू दादा पीछे की ओर देखने लगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कुणाल बोला, वहाँ तो कोई नहीं है। कुणाल की बात सुनकर जैसे ही डॉक्टर साहब ने पीछे की ओर देखा, वो एकदम हैरान रह गए, वहाँ कोई नहीं था। डॉक्टर साहब पास ही खड़े लोगों से पूछने लगे कि अभी वहाँ जो लेडी थी वो कहाँ गई? आसपास खड़े लोग बोले, वो तो तभी चली गई थी आपके पीछे पीछे, आपको नहीं पता? डॉक्टर साहब बोले, क्या मेरे पीछे पीछे? लेकिन मैं जब गया था तो वह वहीं पर थी। डॉक्टर साहब इतने ज़्यादा उलझन में आ चुके थे कि अपना सर पकड़कर चुपचाप एक जगह जाकर बैठ गए। काकू दादा कुणाल का हाथ पकड़कर वापस जाने लगे। कुणाल बोला, काकू दादा वो डॉक्टर साहब वहाँ बेचारे ऐसे बैठे हैं, उनसे कुछ बात तो कर लीजिए। काकू दादा बोले, बेटा जो हो रहा है वह दिख नहीं रहा है और जो दिख रहा है वो हो नहीं रहा है। कुणाल बोला, क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। काकू दादा बोले, कुछ नहीं, तुम बस मेरे साथ चलो। इतने में ही एक नर्स भागती भागती आई और बोली, अंकल जी जल्दी से अपने बेटे के पास जाइए
वहाँ आपकी बहू अंदर जा चुकी है। हमने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुकी। सबको धक्का देकर वो अंदर चली गई। नर्स की बात सुनते ही काकू दादा जल्दी से भागे और कुणाल भी अपनी पूरी कोशिश के साथ दौड़ने लगा। काकू दादा जैसे ही वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा वहाँ पूरे में सामान बिखरा पड़ा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। चेतन को सही सलामत देख काकू दादा ने चैन की सांस ली। कुणाल भी उनके पीछे पीछे आया और पूरे कमरे में इधर उधर देखते हुए बोला, काकू दादा यहाँ तो कोई नहीं है। काकू दादा चेतन के पास बैठते हुए बोले, बेटा यह सब तुम नहीं जानते हो जो हो रहा है। आज अमावस है, आज उस शैतान की शक्तियाँ बढ़ने वाली हैं और आज जो पूजा होने वाली है उसकी वजह से वो बौखलाया हुआ है। कुणाल भी काकू दादा के पास बैठते हुए बोला, पर काकू दादा आप तो यहाँ हैं, फिर पूजा कौन कर रहा है? काकू दादा हंसते हुए बोले, वही तो तुम नहीं समझे अभी। पुजारी जी और प्रकाश वहाँ इसीलिए गए हैं और यह खबर उस शैतान को हो गई है, इसीलिए वह अब बौखला गया है। तुम एक काम करो, यहीं चेतन के पास बैठो, मैं जरा प्रकाश से बात करके आता हूँ। दूसरी तरफ सभी लोग उस मकान में आ गए और पुजारी जी और प्रकाश जी ने पूजा की तैयारियां शुरू कर दी। अनीता जी प्रकाश जी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, भाई साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। उस शैतान की बातों में आकर न जाने आपसे क्या क्या कह दिया और आपसे घर आने के लिए मना कर दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाई साहब, और इतना कुछ होने के बाद भी आप हमारी मदद कर रहे हैं। प्रकाश जी बोले, आप माफ़ी मत मांगिए, मैं जानता हूँ यह सब उस शैतान का किया धरा है, और ये बात तो हमें काकू दादा ने अगले दिन ही बता दी थी, और मुझे फिर बाद में बुरा भी नहीं लगा आपकी बातों का। हाँ, जब आपने कहा था तब थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन जब काकू दादा ने बताया तो सब कुछ समझ गया था मैं। तभी प्रकाश जी के फ़ोन पर काकू दादा का फ़ोन आया और काकू दादा ने उन्हें बताया कि वह शैतान यहाँ पर क्या क्या कर रहा है। प्रकाश जी बोले, काकू दादा बस थोड़ी देर बाकी है, उसके बाद महापूजा का मुहूर्त शुरू हो जाएगा और हमने तैयारियां भी कर ली हैं। बस अभी थोड़ी देर में पुजारी जी को गद्दी पर बैठा देंगे। काकू दादा प्रकाश जी से बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें कुणाल की आवाज़ आई, काकू दादा जल्दी आइए, भाभी भैया को मार देंगी, जल्दी आइए। काकू दादा जल्दी से फ़ोन रखकर अंदर की ओर भागे। अंदर जाकर उन्होंने देखा सलोनी हाथ में चाकू लिए चेतन के सिरहाने के पास खड़ी थी। काकू दादा ये सोचकर एकदम घबरा गए कि कहीं सलोनी चेतन को फिर से कुछ कर ना दे। काकू दादा शांत होते हुए बोले, अब क्या चाहता है तू? सलोनी बोली, मुझे मेरी दुल्हन चाहिए बस। काकू दादा बोले, तुझे तेरी दुल्हन ही चाहिए तो फिर इस बच्चे को परेशान क्यों कर रहा है? सलोनी गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, मुझे मेरी कच्ची कली भी चाहिए, और ये जो पूजा तू कर रहा है ना आज, बहुत देर तक टिक नहीं पाएगा तू मेरे सामने। आज रात जब मेरी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी फिर तू कुछ नहीं कर पाएगा, थर थर कांपता रह जाएगा मेरे सामने काकू दादा। कहकर सलोनी जोर जोर से हंसने लगी। काकू दादा अपने बालों में हाथ फिराते हुए बोले, अगर तुझे इतना ही यकीन है कि मैं तेरे सामने टिक नहीं पाऊंगा तो फिर हो जाए दो दो हाथ, बता कर पाएगा मेरा मुकाबला? सलोनी अपने दांत खटखटाते हुए अपनी आंखें चारों ओर घुमाते हुए बोली, लगता है यही तेरी आखिरी इच्छा है कि तू मुझसे मुकाबला करना चाहता है। काकू दादा बोले, अगर तुझे यह मेरी आखिरी इच्छा लगती है तो यही सही पूरी कर दे, बता फिर जहाँ मैं चाहता हूँ वहाँ चलेगा? सलोनी हंसते हुए बोली, क्यों आ गया ना अपनी पर?
दिखा दी ना अपनी पाखंडी बुद्धि। अगर तुझे मुकाबला करना है मुझसे तो मेरे स्थान पर करना होगा, मेरे घर पर करना होगा। काकू दादा हंसते हुए बोले, तुझ जैसे शैतान के घर कब से होने लगे? काकू दादा की बात सुनकर सलोनी गुस्से में एकदम से काकू दादा की ओर आई, लेकिन उसके कदम काकू दादा के करीब आने से पहले ही रुक गए और बोली, मेरा शमशान ही मेरा घर है, लेकिन मुझे लगता है तू डर गया। काकू दादा बोले, अगर तू वाकई मुझसे मुकाबला करना चाहता है तो मेरी एक शर्त है। सलोनी चाकू लेकर पूरे कमरे में जोर जोर से टहलने लगी और बोली, चल ठीक है, तू भी क्या याद रखेगा, तुझे मारने से पहले तेरी हर शर्त मानूंगा, बता क्या शर्त है तेरी। काकू दादा बोले, तुझे पहले इस बच्चे से दूर होना होगा। कहते हुए काकू दादा ने जैसे ही अपनी जेब से कुछ निकाला, सलोनी बुलेट की रफ्तार से भी तेज काकू दादा के सामने से गायब हो गई। कुणाल सलोनी को इस तरह गायब होता देख बोला, काकू दादा भाभी कहाँ गई? काकू दादा अपनी जेब से बबूत निकालकर उसे पढ़ने लगे और पढ़ने के बाद उसे चेतन के बेड के चारों ओर छिड़क दिया और कुछ बबूत चेतन के सर पर लगाकर उसके सिरहाने पर रख दी। काकू दादा थोड़ी सी बबूत कुणाल को देते हुए बोले, इसे अपने पास रखना, आज रात तुम्हें सब कुछ संभालना है, तुम्हें ही चेतन के पास रहना है अकेले। कुणाल बोला, पर काकू दादा वो शैतान यहाँ फिर से आ गया तो? इससे पहले कुणाल अपनी बात पूरी करता, सलोनी एकदम से पीछे की ओर आई और काकू दादा पर हमला कर दिया। उसने काकू दादा को पीछे से पकड़कर उनका गला दबा दिया। काकू दादा का दम घुटने लगा। काकू दादा ने जल्दी से जिस हाथ में बबूत ले रखी थी उस हाथ को जोर से सलोनी के सर पर रखा, जिससे सलोनी एकदम से तिलमिलाते हुए अलग हो गई और फिर से बिना देरी किए हुए जैसे ही चेतन पर हमला करने को हुई, सलोनी के पूरे शरीर में एक करंट सा लगा, जैसे किसी ने उसे पीछे धक्का देकर फेंक दिया हो। सलोनी पीछे जाकर गिरी, उसके हाथ से चाकू भी गिर गया और उसका पूरा शरीर जैसे झुलस कर रह गया हो। इससे पहले काकू दादा सलोनी के पास आते, एक काला धुआं सलोनी के इर्द गिर्द मंडराता हुआ बहुत तेजी के साथ कमरे से बाहर हो गया। कुणाल अपनी आंखें मलते हुए बोला, काकू दादा मुझे डर लग रहा है, क्या होगा आपके बिना, मैं कैसे करूँगा ये सब कुछ, और भाभी गिर कैसे गई? काकू दादा बोले, बेटा ये भभूत कोई ऐसी वैसी नहीं है, यह चेतन और तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी, और जो मैंने अभी चेतन के बेड के चारों ओर छिड़की थी उससे यहाँ एक सुरक्षा कवच बन चुका है। अब वह शैतान तुम्हें परेशान नहीं करेगा, लेकिन बस याद रखना किसी भी तरह कोई अपवित्र चीज़ यहाँ ना आ पाए। अगर कुछ भी ऐसा यहाँ आ गया तो यह सुरक्षा कवच खंडित हो जाएगा, और चाहे कोई भी घर वाला हो या फिर मैं ही क्यों ना हो, अगर तुम्हें कोई कुछ ऐसी अपवित्र चीज़ ला कर दे और चेतन के पास रखने को कहे तो ऐसा भूल कर भी मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो हम उस शैतान को कभी हरा नहीं पाएंगे। अब मैं चलता हूँ, तुम ख्याल रखना। कुणाल बोला, पर काकू दादा आप कहाँ जा रहे हैं? आपको क्या पता भाभी कहाँ है? काकू दादा मुस्कुराते हुए बोले, मैं जानता हूँ बेटा उसका कौन सा स्थान है और कौन सा घर है, तू अपना ख्याल रखना। इतना कहकर काकू दादा वहाँ से निकल गए। हॉस्पिटल से निकलते ही काकू दादा ने प्रकाश जी को फ़ोन किया और उनसे कहा कि वह पुजारी जी को पूजा करने दीजिए, आप मेरा सामान लेकर उसी शमशान में पहुँचो जहाँ सलोनी बैठकर
कुछ लोगों के साथ शराब पी रही थी। प्रकाश जी जल्दी से सारा सामान लेकर काकू दादा के पास जाने के लिए निकले। रास्ते में उन्हें काकू दादा मिल गए। वो काकू दादा को अपनी गाड़ी में बैठाकर शमशान की ओर निकल गए। वहां जाकर देखा तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। काकू दादा तेज आवाज में दहाड़ते हुए बोले, कहाँ है तू शैतान, निकल कर आ। आज मैं भी देखता हूँ कि कितना ताकतवर है तू। बहुत करतब दिखा लिए तूने। आज तू देखेगा कि एक शैतान कैसे उस परमात्मा की शक्ति के आगे हारता है। बहुत घमंड है ना तुझे अपनी ताकत पर। हिम्मत है तो निकल कर आ। काफी देर तक प्रकाश जी और काकू दादा इंतजार करते रहे, लेकिन उस जंगल में कोई भी प्रतिक्रिया नजर नहीं आई। प्रकाश जी बोले, लगता है काकू दादा वो शैतान हमारे साथ फिर से कोई खेल खेल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं वहाँ चेतन के पास। काकू दादा बोले, नहीं नहीं, अब वैसा कुछ नहीं कर पाएगा वो। तभी एक आंधी का बहुत तेज भंवर जाल सा काकू दादा और प्रकाश जी के चारों ओर घूमने लगा। प्रकाश जी घबराते हुए बोले, काकू दादा लगता है अब ये हमें कहीं जाने नहीं देगा। काकू दादा अपनी आंख बंद करते हुए बोले, तुम बस अपनी साधना पर ध्यान दो, वो कुछ नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर बाद वह भंवर जाल एकदम से गायब हो गया। तभी प्रकाश जी बोले, मैं जानता हूँ काकू दादा वो शैतान कहाँ होगा। और काकू दादा को बिठाकर दूसरे शमशान घाट ले आए, जहाँ सलोनी शादी के बाद अपने मायके से लौटते वक्त गई थी। थोड़ी देर में काकू दादा और प्रकाश जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा वहाँ शमशान घाट में 2 से 3 चिताएं जल रही थी। काकू दादा और प्रकाश जी गाड़ी से उतरकर शमशान घाट के अंदर घुसे और उनके कदम रखते ही चमगादड़ों का एक बहुत बड़ा झुंड काकू दादा और प्रकाश जी के सर से होकर गुजरा। दोनों जने उससे बचते हुए नीचे बैठकर आगे की ओर निकले। थोड़ा सा और अंदर आने पर काकू दादा बोले, प्रकाश पूजा की तैयारी करो। प्रकाश जी बोले, काकू दादा आपको पूरा यकीन है वो शैतान यही होगा। काकू दादा आंख बंद करते हुए बोले, यही है, आसपास है, तुम तैयारी करो। प्रकाश जी ने पूजा की तैयारी शुरू कर दी और काकू दादा ने गद्दी पर बैठकर अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाया, गले में अपनी रुद्राक्ष की माला पहनी और हाथ में मोली धागा बांधकर पूजा शुरू करने लगे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रें ओम नमः भगवते महाबल प्राक्रमाय भूत प्रेत पिशाचिनी साकिनी डाकिनी यक्षिनी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षसादिकम शणे हन हन भंजे भंजे मारिये मारिये शिक्षये शिक्षे महामारेश्वर रुद्रावतार हुम फट स्वाहा। काकू दादा जोर जोर से मंत्रोच्चारण करने लगे। उनके साथ साथ प्रकाश जी भी मंत्रोच्चारण कर रहे थे। काकू दादा ने हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और तेज तेज आवाज में चिल्लाते हुए उस शैतान को बुलाने लगे। काफी देर तक जंगल में एकदम सन्नाटा फैल गया। प्रकाश जी मन ही मन में सोचने लगे, यह शैतान अभी नहीं आएगा। इससे पहले प्रकाश जी काकू दादा से कुछ कहते, उन्हें सामने से सलोनी आती हुई दिखाई दी। चिताओं की रोशनी में सलोनी का चेहरा साफ साफ नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन जितना और जैसा प्रकाश जी ने देखा वो एकदम डर गए। उन्होंने देखा सलोनी के बाल एकदम बिखरे हुए थे, उसकी आंखें खून की तरह लाल हो रही थी और उसके पूरे चेहरे पर खून के निशान और हाथों पर खरोंचों के निशान थे। सलोनी वहीं से खड़ी होकर चिल्लाई, आखिर आ ही गया ना तू,
मेरे बुने हुए जाल में फंस ही गया ना तू। अब तो यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। मरेगा तू काकू दादा, मरेगा, बेमौत मरेगा। और तुझे क्या लगता है तू उस पुजारी को मेरे सामने बैठाएगा और वह मेरा सामना कर पाएगा? सलोनी की आवाज़ सुन काकू दादा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और पास ही में रखी सामग्री को अपने हाथ में भरते हुए हवन कुंड में डालकर फिर से जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय भूत प्रेत पिशाचिनी शाकिनी डाकिनी यक्षिनी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षसादिकम शणे हन हन भंजे भंजे मारिये मारिये शिक्षये शिक्षये महामारेश्वर रुद्रतारम हुम फट स्वाहा। काकू दादा ने प्रकाश जी की ओर इशारा किया और प्रकाश जी हाथ में सिंदूर और चावल भरकर उठकर सलोनी की ओर जाने लगे। सलोनी प्रकाश जी को अपनी ओर आता देख जोर जोर से हंसते हुए बोली, तू फिर आ गया ना मुकाबला करने, आजा, आज मैं तुझे दिखाता हूँ मैं क्या हूँ। कहते हुए सलोनी ने ऊपर पेड़ की तरफ देखा। इतने में ही काकू दादा चिल्लाते हुए बोले, प्रकाश बेटा पीछे हट जाओ। ये सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि प्रकाश जी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे और क्या ना करे, लेकिन काकू दादा की तेज आवाज़ ने उन्हें पीछे हटा दिया। उन्होंने देखा उनके सामने पेड़ के ऊपर से पेड़ की एक मोटी टहनी गिरी। पीछे हटते हुए प्रकाश जी गहरी सांस लेते हुए बोले, शुक्र है भगवान का। सलोनी फिर बोली, अरे तू तो बच गया, तुझे तो बचना ही नहीं चाहिए था। प्रकाश जी सलोनी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने मुझसे पहले ही कहा था कि इन सब से दूर रहो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। मैं चला जाऊंगा, मुझे कुछ मत कहना। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्रकाश जी की बात सुन काकू दादा हैरान रह गए। इससे पहले कि काकू दादा कुछ कहते, सलोनी ताली बजाकर हंसते हुए बोली, आ गया अपनी औकात पर, आ गई अकल ठिकाने। मौत के सामने तो हर कोई नाचता है, तो फिर तू क्या है, तू भी क्या याद रखेगा, जा माफ़ किया तुझे। इतना कहकर सलोनी काकू दादा की ओर मुड़ी और जैसे ही सलोनी काकू दादा की ओर बढ़ने लगी, प्रकाश जी ने जल्दी से सिंदूर और चावल सलोनी के ऊपर डाल दिए और उसके बाल कसकर पकड़कर उसे खींचते हुए एक गोले में ले जाकर बैठा दिया, जिसके चारों ओर सिंदूर से लाइन खींच रखी थी। गोले के अंदर आते ही सलोनी बुरी तरह चीखी, जिससे काकू दादा और प्रकाश जी को अपने कान बंद करने पड़े। सलोनी चीखती हुई बोली, ये तूने सही नहीं किया प्रकाश के बच्चे, इसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। काकू दादा मंत्रोच्चारण करते हुए जोर जोर से हवन कुंड में सामग्री डालते जा रहे थे और फिर अपनी मुट्ठी में चावल सिंदूर भभूत लेकर सलोनी के ऊपर डालते हुए बोले, बता कौन है तू और सच सच बताना क्यों आया है इस बच्ची के ऊपर और क्या लेगा जाने का। काकू दादा की बात सुन सलोनी ने झटके से उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में खून सवार था और घुटनों के बल बैठकर अपने दोनों हाथ जमीन पर रखकर जोर जोर से अपना सर घुमाने लगी और बोली, तुझे बताया था ना, जिन हूँ मैं, जिन। नहीं जाऊँगा, मैं किसी भी कीमत पर नहीं जाऊँगा। यह मेरी दुल्हन है, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊँगा।
काकू दादा बोले, तेरी दुल्हन कैसे हो गई? ये तो चेतन की बीवी है, शादी की है उसने सलोनी से। काकू दादा की बात सुनकर सलोनी हंसते हुए जमीन पर जोर जोर से हाथ मारती हुई बोली, शादी तेरे बेटे ने की है? तेरे बेटे ने नहीं, इससे शादी मैंने की है और मैं ऐसे इसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। जाएगा तो तेरा बेटा। काकू दादा हंसते हुए बोले, अच्छा तू गया तो था ना उसे मारने, फिर क्या हुआ? मारा क्यों नहीं? सलोनी गुस्से में दांत खटखटाते हुए बोली, बहुत होशियार समझता है तू अपने आप को। वह कवच बनाकर तुझे क्या लगता है तू उसको बचा लेगा? काकू दादा अपना चाबुक निकालते हुए बोले, अब तू बता कैसे आया इस बच्ची पर और कब से आया? सलोनी हंसते हुए बोली, चल ठीक है, बता देता हूँ तुझे सब कुछ। मरने से पहले तू भी अपनी मौत को याद रखेगा कि मैंने सब कुछ बताया था। तो सुन, मैं इस पर इसकी शादी वाले दिन से हूँ। काकू दादा बोले, वो तो मैं जानता हूँ, अब तू ये बता आया कैसे इस पर? ये सुनकर सलोनी अपने दोनों पैर पकड़कर अपना सर उन पर रखकर जोर जोर से रोने लगी। इस कहानी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।